नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। महाराष्ट्र की महाभारत लगातार चलती चली जा रही है और अब इस हाई वोल्टेज ड्रामा में एक और चीज जो पता लगी है वो है ये। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस से शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे मिले हैं। कहां मिले? वडोदरा में। देर रात उड़ करके गए प्राइवेट विमानों से। फडणवीस और शिंदे की मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह भी वडोदरा में मौजूद थे, बड़ौदा में। सूत्रों ने यह भी बताया है कि सरकार गठन के फॉर्मूला पर बातचीत हुई है और विशेष विमान से बड़ौदा पहुंचे थे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। शुक्रवार देर रात को मुलाकात हुई और गुवाहाटी में केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में ही ये सारे बागी विधायक रहेंगे। देर रात में वहां से गाड़ी निकली, उसके बाद एयरपोर्ट गई, फिर उड़ करके गए, एकदम खुफिया तरीके से मुलाकात की। और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है हमारा तो कोई हाथ ही नहीं है। हाथ कैसे नहीं है? ये तो साफ हो गया, हाथ है, हाथ पांव सब है। मुलाकात हो रही है, सरकार गठन पर बातचीत हो रही है। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ गई है। लेकिन इससे बड़ी एक बात जो चल रही है और उस पर चर्चा भी हो रही है वो है शिवसेना के अंदर की फूट। असली शिवसेना कौन? ठाकरे सेना या शिंदे सेना? अभी भी शिंदे कैंप में जितने लोग हैं उनका यह कहना है कि ठाकरे के बिना तो हम कुछ है नहीं। बाला साहेब के असली राजनीतिक वंशज आप कह लीजिए तो हम ही हैं। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि ठाकरे बिन शिवसेना नहीं हो सकती। पर प्रयास पूरा है कि ठाकरे बिन वो एक सरकार बना ले जाएं, जैसे कि मसलन ये कि मुलाकात हो रही है, सरकार गठन पर चर्चा हो रही है। तो आज मुकाबला में जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो है ये, ठाकरे मुक्त सेना क्या यह संभव है या असंभव है? यह बड़ा सवाल है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। आनंद दुबे प्रवक्ता हैं शिवसेना के, प्रमोद स्वामी नेता बीजेपी के, विद्या चव्हाण एमएलसी हैं एनसीपी की, और अतुल कुलकर्णी आप एडिटर हैं लोकमत के। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। सबसे पहले शो का फॉर्मेट है, सब लोगों को 1 मिनट का समय मिलेगा अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए। दुबे जी, पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। आपका समय शुरू होता है अब। सवाल दोहरा रहा हूं, ठाकरे मुक्त सेना संभव या असंभव? संकेत जी, ये असंभव है। आज कार्यकारिणी की बैठक थी, सर्वसम्मति से आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को नेता चुना गया। जो भी अधिकार पार्टी में होते हैं, सर्वोच्च अधिकार आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को दिए गए। जो भी बागी विधायक यहां से भागे हैं उन पर कार्रवाई करने का एक छत्र अधिकार आदरणीय उद्धव जी को दिया गया और सभी ने हाथ उठाकर अनुमोदन किया और सर्वसम्मति से उद्धव जी नेता बन गए। तो शिवसेना और उद्धव ठाकरे, ये समझ लीजिए कि एक ही व्यक्ति का नाम है और शिवसेना और उद्धव ठाकरे को कभी अलग नहीं किया जा सकता। और शिव सैनिक जो हैं पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से उनके लिए अब सड़कों पर भी उतर रहे हैं, इसलिए कि अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे नेता अगर कोई है तो उद्धव ठाकरे जी हैं और कोई नहीं है। ये जो भगोड़े यहां से 2600 किलोमीटर दूर भागकर बैठे हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों हार मानकर मुंबई और महाराष्ट्र ये आएंगे। जी, आपका वक्त खत्म हुआ, वापस आऊंगा आपके पास। प्रमोद स्वामी जी, आपका 1 मिनट। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो शिंदे जी ने जो सवाल उठाए हैं वो विचारधारा के उठाए हैं, और हिंदुत्व की जो विचारधारा थी वो बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व की विचारधारा शिवसेना को दी थी। और आज जब उद्धव ठाकरे जी उस विचारधारा पे नहीं चल रहे हैं तो उनपे प्रश्न शिंदे जी ने उठाया है। तो अब उनके पास में 50 में से 55 में से 37 विधायक या 40 विधायकों का शिंदे जी दावा कर रहे हैं कि उनके साथ में हैं, और ये फ्लोर टेस्ट पे ये क्लियर हो जाएगा कि किसके साथ में कितने विधायक है। और हमारी जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, उस डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में इस तरह की स्थिति जब भी उत्पन्न होती है तो बहुमत जो है वो फ्लोर ऑफ टेस्ट में विधानसभा में उसको बहुमत साबित करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो ये पता चलेगा कि किसके पास में बहुमत है या नहीं है। लेकिन विचारधारा जो है वो बाला साहब ठाकरे की है और उस विचारधारा से उद्धव ठाकरे कहीं न कहीं भटक चुके थे। तो ये वंशवाद के विरुद्ध भी आप एक विद्रोह कह सकते हैं। और आता हूं वापस स्वामी जी, रुकिए, 1 मिनट का समय खत्म हो गया, वापस आपके पास आऊंगा। विद्या चव्हाण जी, आपका शुरुआती वक्तव्य।
जी देखिए, आपने जो सवाल किया है कि जितने भी विधायक चुन के आए हैं, तो मुझे ये कहना है कि जितने भी विधायक चुन के आए हैं वो शिवसेना के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, और इसीलिए वो चुन के आए हैं। उनको टिकट शिवसेना के टिकट पे चुन के आए हैं। तो अगर आज वो गए हैं तो जाने के पहले उन्होंने इसकी बातचीत करनी चाहिए थी। वो सूरत क्यों गए? यानी आप डकैती करोगे, आप यहाँ से विधायक लेके जाओगे और आप ऊपर से ये कहोगे कि ये डेमोक्रेसी है। यानी ये लोग जो हुकुमशाह बन के बैठे हैं इस देश में, जब इनका टाइम आता है तो ये लोग कहेंगे कि ये डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी अगर होगी तो जिन लोगों ने इनको चुन के दिया है उस मतदार संघ में आके, वो महाराष्ट्र में आके, मुंबई राजधानी में आके, विधान भवन में आके, नहीं तो सीएम साहब के पास बैठ के इन्होंने इसकी चर्चा करनी चाहिए। अगर ये अलग ग्रुप बना रहे थे जी, तो वो ग्रुप अगर बनाते तो वो सूरत जाने की क्या जरूरत थी? ठीक ठीक। इनको अभी और कहीं आसाम में लेके गए, कहीं और लेके गए। ये डकैती है, डकैती। और ये सब भाजपा कर रही है। ठीक है। ये गुजरात में क्यों जा रहे हैं, महाराष्ट्र में क्यों नहीं? ठीक है विद्या जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। 1 मिनट का शुरुआती वक्तव्य का समय खत्म हो गया, अभी वापस आएंगे आपके पास। अतुल कुलकर्णी जी, एडिटर लोकमत, आपका संकेत जी, बिना उद्धव ठाकरे के सरकार बनाना ये बीजेपी की मंशा है और वो छुपी नहीं है। किसी भी हालत में महाराष्ट्र में उनको सरकार बनानी है और सरकार बनाते वक्त उनको शिवसेना के बागी विधायक चाहिए, लेकिन उनको किसी भी हालत में उद्धव ठाकरे उसमें नहीं चाहिए। ये तभी संभव होगा जब ये विधायक मुंबई आएंगे, हाउस में मेजॉरिटी के लिए वोट करेंगे। शिवसेना को आज भी लगता है कि जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगा उस वक्त ये विधायक जो आज बोल रहे कि हमारे साथ 40 है, 42 है, उसमें से कई विधायक वापस आएंगे। आज ही चंद्रकांत खैरे ने औरंगाबाद के जो कुछ विधायक थे, 1-2 से बात करके, वो तो लाइव चैनल पे किया और उनको बता भी दिया। वो बोल रहे थे कि आप हम हमारे बीच में तड़जोड़ कर दीजिए, हम वापिस आना चाहते हैं। तो फ्लोर टेस्ट ये सबसे बड़ा टेस्ट होगा और कितने विधायक शिंदे के साथ है और कितने उद्धव ठाकरे के साथ है ये तभी पता चलेगा। ठीक ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका अपना शुरुआती वक्तव्य देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मुकाबला का दूसरा भाग शुरू करेंगे, जिसमें हम सवाल यही पूछेंगे कि एक जो प्रयास हो रहा है, देखिए खुल के कोई ये चीज नहीं बोल रहा कि हम उद्धव ठाकरे के खिलाफ हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि उद्धव ठाकरे भी बीजेपी के साथ चले जाएं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि नहीं, ये अघाड़ी है, इसके साथ चलना है। ऐसे में एक कल्पना करना, आप देखिए प्राइवेट जेट लेकर के बड़ौदा में जाकर के मीटिंग करना और सरकार गठन के बारे में सोचना, और आज की इस ऐसी स्थिति में जिसमें उद्धव ठाकरे इस गठबंधन के साथ नहीं है, शिंदे गठबंधन बीजेपी के साथ नहीं है, ऐसे में क्या एक कल्पना इस तरीके की जा रही है कि ठाकरे मुक्त शिवसेना बन जाए, और क्या वो हो सकता है? और क्या इस पूरे प्रयास से भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे का और शिवसेना का कद महाराष्ट्र में और कम करना चाहती है? विस्तार से चर्चा जारी रखेंगे, मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। तो मुकाबला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने आपको बताया था कि वो जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है महाराष्ट्र में, अभी सूत्रों के हवाले से जो खबर आई, देवेंद्र फडणवीस शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे से मिले, बड़ौदा में मुलाकात हुई है। सूत्रों ने बताया कि अमित शाह भी बड़ौदा में मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक सरकार गठन के फॉर्मूले पर भी बात हुई है। बड़ौदा पहुंचे थे एकनाथ शिंदे। लेकिन जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो है बड़ौदा में फडणवीस और शिंदे की ये जो सीक्रेट मुलाकात है, शिंदे और फडणवीस की ये जो सीक्रेट मुलाकात है, इससे हिंदी फिल्म का एक पुराना गाना याद आता है। और वो गाना क्या है, उसके बोल अब आपके स्क्रीन पर आएंगे। मुलाकात हुई, क्या बात हुई? आइए यही सवाल लेकर के अपने मेहमानों के पास भी जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं प्रमोद स्वामी जी आप ही के पास आपसे पूछ लूं, हालांकि आप तो
उस बैठक में नहीं थे, उस मुलाकात में नहीं थे, आपको बात भी नहीं मालूम होगी, लेकिन मोटा मोटा आइडिया तो लग रहा है कि जो आप ये अभी तक कह रहे थे ना कि बीजेपी का इसमें कोई हाथ नहीं है। लीजिए साहब, हाथ, पांव, दिल, कलेजा सब दिख रहा है। मैं बता रहा, मैं दो बातों में आपको जवाब देता हूं। एक तो ये है कि तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि कारवा क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और जो ये हाथ पैर की बात जो पूछ रहे हैं, जब बाबरी मस्जिद जब का डेमोलिशन हुआ था तो बाला साहब ठाकरे से किसी पत्रकार ने पूछा था कि इसके पीछे आपका हाथ है, तो उन्होंने कहा हाथ नहीं पैर है। तो ये आकलन आप लोग लगाते रहिए, किसका हाथ है किसका पैर है, इस पे मैं ज्यादा पढ़ना नहीं चाहूंगा। लेकिन मूल सवाल जो आपने चर्चा के पहले पूछा कि जो ये बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा के बारे में पूछा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे जी जो है वो बाला साहब के पुत्र है, ये एकदम सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने बाला साहब की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उस विचारधारा को तिलांजलि दे दी। तो अब ये महाराष्ट्र की जनता करेगी कि वो विचारधारा के साथ नहीं, एक सेकेंड, तो भाई ये अब शिवसेना पलट के कह रही है कि हिंदुत्व का कॉपीराइट क्या सिर्फ बीजेपी ने ले रखा है कि जो बीजेपी के हिंदुत्व के फॉर्मूले में फिट बैठेगा वही हिंदुत्व। संकेत भाई यहाँ सवाल विचारधारा का है और सवाल हिंदुत्व का नहीं है। सवाल ये कि 55 में से आपके 40 विधायक आपके साथ नहीं है, तो ये टेस्टिंग कहाँ होगी कि आपके साथ है या नहीं? तो ये तो ऑन द फ्लोर होगा ना, ऑन द हाउस होगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर उनके विधायक उनके साथ नहीं है और आप ठिकरा हम पे फोड़े, तो पहले आप अपना घर संभालो, हम पे ठिकरा नहीं। लेकिन अब तो साफ हो रहा है ना, अब तो साफ हो रहा है, देवानंद का गाना है ये, तो मुलाकात हुई, क्या बात हुई। हम भी राजनीतिक दल है, कोई चैरिटी करने थोड़ी बैठे। हाँ, तो अब आए ना आप लाइन पे। अब तक आप इधर उधर की बात कर रहे थे। अरे जब अभी तक आप कह रहे थे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो मर्जी आए। एक राजनीतिक दल है, हम पहली बार प्रमोद स्वामी जी ने कन्फेस किया है कि ये राजनीति है। हर राजनीतिक दल स्थितियों पर नजर रखता है, हम भी नजर रखे हुए हैं स्थिति पर। जी, ये पहली बार आपने, चलिए कन्फेस कर दिया, आपने मान लिया कि ये राजनीति है, आप कोई चैरिटी के लिए तो आए नहीं है। तो मुलाकात हुई, क्या बात हुई देवानंद के गाने में, आज स्पष्ट हो गया। प्रमोद जी ने सरकार बनाने के लिए रणनीति फिट बिठाई। विद्या चौहान जी आना चाहती हैं। जी मैं ये बोलती हूँ कि एक बात किसी से ना कहना, यानी ये सब चोरी छुपे ये बात किसी से ना कहना, ये इसलिए है कि चोरी चुप्पी डकैती डालते हैं भाजपा के लोग, और ऊपर से बोलेंगे कि हमने कुछ नहीं किया। इनका 2.5 साल का इनके नेताओं का स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो इनको कोई हद नहीं है। हम लोग तो कहते हैं कि पाताल तक पहुंच गए लोग। मुख्यमंत्री पद का कोई सम्मान करना चाहिए, मुख्यमंत्री के बारे में इतना बुरा बोलते हैं। हालांकि तो मैं कहती हूँ उद्धव ठाकरे जी की पूरे महाराष्ट्र में इतनी अच्छी प्रतिमा बन गई है, क्योंकि कोरोना के पीरियड में 2 साल तक उन्होंने महाराष्ट्र को अच्छी तरह से संभाला। हमारे अजीत दादा अर्थ मंत्री थे, वो थे, फिर राजेश टोपे जो आरोग्य खाते पे रहते थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। खुद 2 साल तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, ना ही पीएम केयर फंड से कोई पैसा मिला। जीएसटी का हमारा जो पैसा था वो भी इन्होंने नहीं किया। केंद्र सरकार से जितनी तकलीफ है महाआघाड़ी सरकार को देनी हो सकती उतनी दी। ऊपर से जो गवर्नर बैठा है वो भी हमें तकलीफ दे रहे थे, कोई काम करने नहीं दे रहा था। ऊपर से भाजपा के लोग इतनी गंदी तरह से पेश आते थे। किरीट सोमैया का स्टेटमेंट देखिए आप, खुद फडणवीस जी का देखिए, इस तरह से बयानबाजी करते हैं। फडणवीस की बीवी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह से कमेंट्स करती है कि ऐसा शोभा नहीं देता, ऐसे ये लोग बोलते हैं। और इतने पाताल यंत्री है कि ये लोग इस तरह से पेश आते हैं कि उनको इसकी भी थोड़ी खबर नहीं कि देखिए ऐसा है विद्या चौहान जी, फिर अभी आप ये बोलेंगे कि ऐसा बयान वैसा बयान, फिर अभी प्रमोद स्वामी जी पलट करके ये बोल देंगे कि आपके भी कितने सारे नेताओं का ऐसा बयान वैसा बयान। वो तो बयान पे बयान वाला तर्क
पंच काउंटर पंच वो तो फिर चलता ही रहेगा। तो कौन कितना गिर रहा है अपने बोलने की शैली में। मैं आपको यही बोल रही थी कि ये पाताल यंत्र, यानी जमीन पे रह के अगर कुछ बोलते हैं तो हम लोग समझ सकते हैं, वाद विवाद होता है। आनंद जी मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए, क्या ये पूरा प्रयास है भारतीय जनता पार्टी की ओर से उद्धव ठाकरे का कद और गिराना? और इसमें देखिए, आपने मौका दिया तो अगला, जैसे कि अभी प्रमोद स्वामी बोल रहे थे कि देखो हम साधु संत तो हैं नहीं, हम नेता लोग हैं, सरकार बनाने का मौका मिलेगा बनाएंगे। अब ये उनकी रणनीति है, ऑपरेशन लोटस, कमल खिला देंगे वो। मेरा आपसे ये कहना है दुबे जी कि एक वक्त आप बड़ी पार्टी थे महाराष्ट्र में, फिर आप सिकुड़ गए, अब बीजेपी जो है वो अपना वर्चस्व कायम कर रही है। तो आपको लगता है ये पूरी रणनीति है उद्धव ठाकरे को आउट करने की या और छोटा करने की? संकेत जी, अगर ये सूत्रों और ऐसे में आप पूरा मौका दे रहे हैं। संकेत जी, अगर इस सूत्रों की बात पक्की है कि कल रात को देवेंद्र जी, अमित शाह जी और एकनाथ शिंदे जी की बैठक हुई है, तो देख लो और सुन लो, महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता और देश की 135 करोड़ लोग, सुन लीजिए, देख लीजिए किस प्रकार हमारी पार्टी और हमारी सरकार को कमजोर करने की एक साजिश रातों रात रची जा रही। देखिए, एकनाथ शिंदे एक थाना जिला के नेता हैं, 7-8 विधायकों के वो नेता हैं जिनको उन्होंने टिकट दिलाने में मदद की थी। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि उनका कद इतना बड़ा नहीं है कि वो 40-50 विधायकों को तोड़कर ले जाए। जरूर कोई महाशक्ति इसके पीछे काम कर रही है। अगर ये सूत्रों की बात सच है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पूरी की पूरी जो रात की अंधेरे की जो पिक्चर है वो दिन के उजाले में साफ बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कसम खा ली है, जिस प्रकार 2014 में उन्होंने हमारा साथ छोड़कर अलग चुनाव लड़ा पर था। दुबे जी, मुझे आप ये बताइए कि गए तो आपके विधायक है ना। एक मिनट संकेत जी, एक मिनट। ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने मतलब बेड़ियां बांध करके ले गए। आपके विधायक वहां राजी खुशी बैठे हुए हैं। आज 21 विधायकों से माननीय मुख्यमंत्री जी की डायरेक्ट बात हुई है, जो कह रहे हैं कि सर हम आना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसे सुरक्षा के घेरे में हैं, ऐसे चार्टर्ड विमान के ओला उबर में फंसे हैं कि बिना हम अपनी नहीं, क्या आप क्या कह रहे हैं कि जो वहां पर गुवाहाटी में हैं उनमें से 21 विधायकों ने बात की, संपर्क किया है मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने किया है। अच्छा, इसीलिए उनका नाम नहीं है, 16 ही लोगों का नाम है डिस्क्वालिफिकेशन में। अब चूंकि ये एक टेक्निकल विषय हमारी रणनीति का हिस्सा है, मैं ये आपके सामने नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि 21 विधायक पूरी तरह से विचलित हैं, वापस आना चाहते हैं। नहीं, इसमें एक और बात है। आप ये देखिए, जब संजय राउत आपके जो नेता हैं वो खुलेआम ये कहते हैं कि आना तो महाराष्ट्र ही पड़ेगा, यहां चलना मुश्किल हो जाएगा, वो जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं सर, उनके कहने का तात्पर्य उससे एक ऐसा माहौल जमीन पर बनेगा? नहीं, उनके कहने का तात्पर्य है कि विधान भवन महाराष्ट्र और मुंबई में है, वो गुवाहाटी शिफ्ट नहीं हो सकता, इसके लिए आपको मुंबई आप बता रहे हैं ना। लेकिन वो जो उनकी भाषा की शैली है उससे ऐसे लगता है कि जैसे वो उकसा रहे हैं। कल को अगर कोई अभद्र घटना हो जाए जमीन पर तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, वो उनका स्टाइल है। और महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर है, धारा 144 लागू है, पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, तो ये सवाल नहीं उठता है। लेकिन जिस प्रकार मेन केंद्र बिंदु इस पूरे खेल का है वो है कि वो महाशक्ति किसी भी प्रकार से शिवसेना को कमजोर करना चाहती है। पहले भी कई बार कोशिश की है, असफल हुई है। इस बार आज संजय राउत, लेकिन इस बार मौका आपके अपने लोगों ने ही दिया है और बहुत ही भारी संख्या में। ये सबसे बड़ी चुनौती। अतुल कुलकर्णी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अतुल जी, आपको लगता है कि ये शिवसेना के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, मतलब सबसे बड़ी चुनौती है शिवसेना के लिए? क्योंकि इस तरीके से फूट कभी पहले नहीं देखी गई। लोग गए, बड़े कद्दावर नेता गए, लेकिन इतने सारे लोग तोड़ करके नहीं गए, इतने सारे लोग वहां पर नहीं मौजूद थे। मतलब आप ये समझिए 2/3 से ज्यादा विधायक ऐसा नहीं था कि चले गए हों। तो आपको लगता है ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गई है क्योंकि विचारधारा से हटी शिवसेना? अतुल जी, आपकी, हाँ, अब आपकी ऑडियो आई जी, बताइए। इसके पहले संकेत जी, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। इसके पहले जो भी विधायक शिवसेना छोड़कर चले गए वो नॉन हिंदुत्व पार्टी में चले गए। कोई कांग्रेस में गया, कोई एनसीपी में गया,
लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बहुत बड़ा गुट शिवसेना छोड़कर हिंदुत्व का मुद्दा लेके कहीं दूसरी ओर जा रहा है। वो कह रहा है कि हम शिवसेना में है, हम बाला साहब ठाकरे को मानते हैं, उद्धव ठाकरे के प्रति हमारे मन में कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। वो हिंदुत्व के मुद्दे को नहीं छोड़ रहे। ये पहली बार हुआ है, इसलिए शिवसेना को सबसे बड़ी थ्रेट इस बार है। एक दूसरा मुद्दा उसमें आता है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आपने भी अभी कहा कि ये देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हो गई, उसको गुप्त रखा गया। ये गुप्त क्यों रखा जा रहा है? महाराष्ट्र की बीजेपी के नेताओं को आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, समझते हो यहाँ की राजनीति को। छोटी छोटी चीज पर बीजेपी के नेता हर फोरम पे जाके बात करते हैं। पिछले 4-5 दिनों से बीजेपी का एक भी लीडर इसमें कुछ भी बयान नहीं दे रहा है। इसका रीजन ये है, कुछ भी करके ये सरकार तो बनानी है, लेकिन सरकार बनाते वक्त शिवसेना को हमदर्दी ना मिले, उनको सहानुभूति। पर कुलकर्णी जी आप हैरान हैं, क्योंकि ये वही फडणवीस जी हैं जिन्होंने एकदम सुबह सुबह पौ फटते ही शपथ ग्रहण कर लिया था अजीत पवार के साथ। इससे पहले कि लोग आंख खोलते और गुड मॉर्निंग बोलते यहां सरकार बन गई थी। तो अगर वो सरकार बनाने के लिए उत्सुक हैं और आतुर हैं और मुलाकात कर रहे हैं, तो हम तो बतौर पत्रकार बस यही सवाल पूछ सकते हैं कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई? नहीं, बिल्कुल सही है। देवेंद्र फडणवीस की राजनीति में अजित पवार के साथ ली गई शपथ, ये सबसे बड़ा बदसूरत पल था उनके लिए, जो वो भी मानते हैं। संघ के लोगों ने भी बहुत आलोचना की। उनको एक मौका मिला है उस आलोचना को धो डालने का, और एक हिंदुत्व का मुद्दा लेके एक गुट बाहर आ रहा है। मैंने शिवसेना को भी खत्म कर दिया, उद्धव ठाकरे का भी कद छोटा कर दिया और सरकार भी बना ली। तो ये कई पहलू है उसके अंदर, अलग अलग, एक ही तीर मारा है लेकिन कई जगह उसका वो लगेगा। लेकिन ये करते वक्त उद्धव ठाकरे का कद छोटा करना है, लेकिन उनको कहीं भी हमदर्दी नहीं मिलनी चाहिए। कुलकर्णी जी आपको लगता है कद छोटा होगा? मैं चलिए एक बुनियादी प्रश्न पूछता हूं, आपको लगता है कि ठाकरे मुक्त सेना बन सकती है? मुश्किल लगता है महाराष्ट्र में, क्योंकि शिवसैनिक जो है वो एक अलग ये है। मुझे याद है एक इलेक्शन बीएमसी का जब हुआ था मुंबई महानगर पालिका का, तब पृथ्वीराज चव्हाण सीएम थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना अब नहीं रही। उस वक्त 3 दिन के अंदर शिवसैनिकों ने इस तरीके से काम किया कि जब बीएमसी में शिवसेना नहीं आने के चांसेस थे, तब शिवसेना अच्छी खासी संख्या में आ गई। हाँ। शिवसैनिक को अगर कोई उचकाने का काम करता नहीं, उस्काने का काम करता है, तो शिवसैनिक बहुत चाव से मैदान में उतरते हैं। वो अलग राजनीति करते हैं, जैसे संघ की अलग राजनीति है, बीजेपी के नेताओं की अलग है, उसी प्रकार से शिवसेना के कार्यकर्ताओं को उनका केडर अलग है और जो नेता बन गए उनका अलग लाइन है। तो इतने जल्दी उनको कटसाइज करना मुश्किल है, लेकिन वो प्रयास जारी है। वो इस जरिए अगर सरकार बनती है, एक बड़ा गुट शिवसेना को छोड़कर आता है, तो उनका कद छोटा करने में मदद मिलेगी। और ये सरकार कैसे चलेगी? लेकिन ये आपका ये मानना है कि ये असंभव है, ये संभव नहीं है कि आप ठाकरे मुक्त सेना बना ले? संभव तब होगा जब फ्लोर टेस्ट होगा और शिवसैनिक पूरे के पूरे आज जितने गुवाहाटी में बैठे हैं वो सब के सब अगर वोट करते हैं। दुबे जी तो कह रहे हैं उसमें से 21 वापस आ रहे हैं, फोन पे तो बात संजय राउत कह ने रहे भी हैं। आज बताया, संजय राउत ने भी वो स्टेटमेंट दिया है कि 21 लोग मेरे संपर्क में है, वो आना चाहते हैं। उन्होंने भी बताया। चंद्रकांत खैरे ने तो 1-2 विधायकों की फोन पर बात करके चैनल पे सुना दिया कि वो बोल रहे कि आप हमारे सुलह कर दो, हमारे और उद्धव जी के बीच में। ये भी हो रहा है। इसका मतलब बताइए स्वामी जी, इसका मतलब 21 लोगों को जबरन रखे हुए हैं वहां पर। और हर बार जब आपके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से पूछा जाता है, वो कहते हैं कि भाई ये तो टूरिज्म के लिए जो मर्जी आए। आप तो उद्धव ठाकरे को भी बुला रहे हैं रिजॉर्ट में। आसाम में हमारे जो भी गेस्ट आएंगे उनका स्वागत है। उद्धव जी आए नहीं, गेस्ट नहीं है, ये तो वो उनका आरोप है कि वो तो बंधक बना लिया है उनको। हमारे यहाँ जो आएगा वो हमारा गेस्ट को जबरदस्ती मेजबानी थोड़ी कराते हैं। नहीं, अब सुनिए, अब मैं मूल प्रश्न पे आते हैं कि जो सरकार किसकी बनेगी, ये फ्लोर ऑफ द टेस्ट में इसका हाउस में इसका निर्णय होगा। अभी जो हमारे शिवसेना के जो प्रतिनिधि है उन्होंने कहा, जब आपने जिस तरह से संजय राउत ने जो बयानबाजी की उसके ऊपर में जब आपने प्रश्न उठाए कि क्या वो लोगों को धमका रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये उनका स्टाइल है।
तो धमकी देना उनका स्टाइल है। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कही, महाशक्ति की बात कही, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पिछला चुनाव आपने जीता वो तो मोदी जी का पोस्टर लगा के आपने जीता था, बीजेपी के साथ अलायंस करके आपने जीता, हिंदुत्व की विचारधारा के आप अब ये अच्छा चलिए, ठीक है, चलिए एक बार कोई मान भी लेते हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि आप बिल्कुल एकदम पार्टी तोड़ दें। नहीं, बात अलग है कि लोग आपके पास आए, लेकिन अभी इस आरोप का आप क्या कहेंगे? सर हम थोड़ी तोड़ रहे हैं। अब उनके घर में बगावत है, वो अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं और दोष दूसरे को दे रहे हैं। तो फिर ये मत बोलिए ना कि हमारा कोई हाथ नहीं है। तो हमारा हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है। हमारा हाथ पैर कहाँ है? अब तो मत बोलिए। 55 में से 40, अब तो सीक्रेट मीटिंग भी हो रही है, सरकार बनने की बात भी चल रही है। आपने खुद ही बोला कि हम कोई चैरिटी में थोड़ी है। एक ही प्रोग्राम में दो बात ना बोलिए। मैं दो चीजें स्पष्ट कर देता हूं संगीत भाई, मैं दो बात नहीं बोलूंगा, एक ही बात बोलूंगा। पहली बात, 55 से 40 विधायक उनके गए, शिवसेना के गए, हमारे नहीं गए, हमने उनको नहीं बुलाया, वो गए। दूसरी बात, मैंने कहा कि हम चीजों पे सूक्ष्म दृष्टि रखे हुए हैं और हम कोई अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, और ये कहीं काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं हो जाएगा आपकी जो बीजेपी की पूरी रणनीति है? पहले मैं विद्या जी से पूछता हूं, उसके बाद दुबे जी आपके पास आऊंगा। विद्या जी, आपको लगता है कि कहीं ये रणनीति उल्टी पड़ जाए? ये जो वायलेंस की बात हो रही है और वो सब, उसको एक सेकंड के लिए साइड रखते हैं, वो उसके लिए सरकार ही जवाबदेह होगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। मेरा ये कहना है कि एक उद्धव ठाकरे को कट टू साइज करना या छोटा करना, कद नीचा करना, ये कहीं काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं हो जाएगा बीजेपी के लिए? पता चला वो और एकदम हुजूम अपने साथ जोड़ लें और लोग खड़े कर लें, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है और मजबूत हो जाए, कुछ भी हो सकता है राजनीति में, खासतौर से महाराष्ट्र की राजनीति में। मैं वही बताना चाहती हूँ कि जितना उद्धव ठाकरे के खिलाफ ये लोग करेंगे प्रचार, इतने उद्धव ठाकरे जी बड़े होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में ऑलरेडी हर घर में पॉपुलर हो गए, खास करके महिलाओं में, युवाओं में। और आदित्य ठाकरे जी भी बहुत पॉपुलर है क्योंकि इनका काम करने का तरीका बहुत अलग है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर लगा के, मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि वहां भाजपा प्रमोद महाजन जब मातोश्री पे जाते थे, आडवाणी जी जब जाते थे, तो बाल ठाकरे जी ने उनको कंधे पे बिठाया और बड़ा किया है। ये ऐसे नहीं थे, दो भी विधायक नहीं आते थे इनके चुन के। तो ये बड़ा करने का काम शिवसेना ने किया है। और अभी यही सब सम्मान करते हैं, बाला साहब का सब सम्मान करते हैं, बड़े हुए हैं, लेकिन बाला साहब की विचारधारा को उद्धव जी ने छोड़ दिया। लड़ाई तो उसी बात पे है ना। काम कर रहे हैं और बीच में बोल रहे हैं। इनको पहले सुनने की कोशिश करो। सच्चाई बोल रही हूँ, वस्तुस्थिति बोल रही हूँ। जिस शिवसेना ने आपको बड़ा किया, उस शिवसेना के विधायक, मैं भी सच्चाई बोला। पैसे का बाला साहब ने उम्र भर कांग्रेस का विरोध किया, आपने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। दिल्ली में सोनिया जी को इटली एक एक करके, प्रमोद जी एक एक करके, ऐसे नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे नहीं नहीं, होगा ये सब। महाराष्ट्र में नहीं होगा। महाराष्ट्र की जनता जागरूक है। और जो हिंदुत्व बोल रहे हैं, ये इनका ढोंग है हिंदुत्व का। कोई हिंदुत्व वगैरह अच्छा, नहीं आखिरी 30 सेकंड कार्यक्रम खत्म होने से पहले आनंद दुबे जी आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए, क्या ठाकरे मुक्त सेना बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है, उनका कद कम करने की कोशिश की जा रही है? आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि मंडे होने के बाद हिंसा ना हो, क्योंकि हिंसा होगी, मुख्यमंत्री अभी भी वही है, सवाल उन्हीं से पूछे जाएंगे। लेकिन आपको लगता है राजनीतिक रूप से ये आपका फायदा करेगा या नुकसान, ये स्थिति? संकेत भाई, देखिए ऐसा है कि धारा 144 लगी है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कंट्रोल में है। मैं आपको वादा करता हूं कहीं से भी कोई ऐसी हिंसक खबरें नहीं आएंगी। और रही बात इस घटना से हमें फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज क्लियर हो गई कि महाराष्ट्र की जनता ने ये देख लिया कि एक चलती खेलती हस्ती सरकार को किस प्रकार षड्यंत्र के रूप से एक महाशक्ति कुछ लोगों को मिलाकर गिराना चाहती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाला समय इन नेताओं को कभी नहीं, लेकिन ये वेकअप कॉल आप लोगों के लिए भी तो होनी चाहिए थी। आप अपना घर ठीक से संभाल नहीं पाए, उसके लिए उद्धव जी ने माना। उद्धव जी ने अपने फेसबुक पे कहा कि हाँ ठीक है, मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, मैं 2-2.5 महीने बहुत परेशानी से गुजरा हूं, उसके पहले कोविड था, फिर भी मैंने कोविड में एक जगह ही बैठकर सही लेकिन बहुत अच्छा काम किया, जिसके लिए टॉप 5 मुख्यमंत्रियों में मेरा नाम लिया गया। खुद प्रधानमंत्री जी ने मेरी तारीफ की है। ठीक है, उसके बाद भी यदि लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है, ठीक है, आप स्वेच्छा से कह दीजिए,
आप सर्वसम्मति से कहिए मैं पद छोड़ दूंगा। ऐसा कहने वाले नेता का दिल बहुत बड़ा होता है और छोटा नेता ऐसा कभी कह नहीं सकता। ये आदरणीय स्वामी जी को समझ लेना चाहिए कि स्वामी जी जिस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं वो पार्टी कह रही है कि हम चैरिटी करने के लिए पैदा नहीं हुए। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए इनको देश खत्म हो गया मेरे पास। अब देखना ये होगा कि इस सवाल का जवाब कितनी जल्दी मिलेगा कि जो सीक्रेट मुलाकात हुई है शिंदे और फडणवीस के बीच में, इसमें देवानंद का वो गाना है कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई। ये बात जाहिर सी बात है वो किसी से नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बात सामने जब आएगी तो क्या बात होगी, सबसे बड़ा सवाल। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। किस विधायक पूरी तरह से विचलित हैं, वापस आना चाहते हैं। नहीं, इसमें एक और बात है। आप ये देखिए, जब संजय राउत आपके जो नेता हैं वो खुलेआम ये कहते हैं कि आना तो महाराष्ट्र ही पड़ेगा, यहां चलना मुश्किल हो जाएगा, वो जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं सर, उनके आपको कहने लगता का है उससे एक ऐसा माहौल जमीन पर बनेगा? नहीं, उनके कहने का तात्पर्य है कि विधान भवन महाराष्ट्र और मुंबई में है, वो गुवाहाटी शिफ्ट नहीं हो सकता। इसके लिए आपको मुंबई आना आप बता रहे हैं ना, लेकिन वो जो उनकी भाषा की शैली है उससे ऐसे लगता है कि जैसे वो उकसा रहे हैं। कल को अगर कोई अभद्र घटना हो जाए जमीन पर तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, वो उनका स्टाइल है। और महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर है, धारा 144 लागू है। संजय राउत ने जो बयानबाजी की उसके ऊपर में जब आपने प्रश्न उठाए कि क्या वो लोगों को धमका रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये उनका स्टाइल है, तो धमकी देना उनका स्टाइल है। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कही, महाशक्ति की बात कही, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पिछला चुनाव आपने जीता वो तो मोदी जी का पोस्टर लगा के आपने जीता था, बीजेपी के साथ अलायंस करके आपने जीता, हिंदुत्व की विचारधारा के आप ये अच्छा चलिए ठीक है, चलिए एक बार कोई मान भी लेते हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि आप बिल्कुल एकदम पार्टी तोड़ दें। नहीं, बात अलग है कि लोग आपके पास आए, लेकिन अभी इस आरोप का आप क्या कहेंगे? सर हम थोड़ी तोड़ रहे हैं। अब उनके घर में बगावत है, वो अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं और दोष दूसरे को दे रहे हैं। तो फिर ये मत बोलिए ना कि हमारा कोई हाथ नहीं है। हमारा हाथ भी नहीं है।